आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। देश में 19 अप्रैल से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी चरण में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 7वें चरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी अंतिम जनसभा होशियारपुर में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ओडिशा के बालेश्वर जिले में चुनावी प्रचार करते नजर आए और जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को भूलकर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे, वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपनी सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। भाई और बहनों, और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित द्विवेदी और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 7वें चरण को लेकर मतदान होगा, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उन्होंने 5वें चरण में ही 310 का आंकड़ा पार कर लिया है,
तो आपके अनुसार ये 7वां चरण कितना अहम है? आप आर्या टीवी और तमाम दर्शकों का मैं वंदन करता हूं। अब ये 5वें चरण के बाद ही 310 सीटें बता रहे हैं। अब ये कोई करिश्मा ही इनके पास होगा क्या? कोई जादुई छड़ी रखे होंगे जो पहले ही ये जान गए कि 5 चरण में 310 सीट इनको आ गई। ये बड़बोले लोग हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। इस चुनाव में ये लोग थके हारे लोग हैं। सच्चाई यह है कि ये पहले चरण के चुनाव से ही इस कदर बौखलाए लोग हैं कि एक एक सीट पर निचले स्तर तक जा जाके ये लोग किसी भी तरह इन किन प्रक्रिया सत्ता हासिल हो इसके लिए जुगाड़ में लगे हैं। आप देखिए जी, अभी चुनाव चल रहा है, इसी बीच में भी ईडी और सीबीआई अपना काम भी कर रही है। ये लोग कंप्लीट मानसिक रूप से थक गए हैं और इन लोगों को महसूस हो गया है कि इस बार का चुनाव हम हार रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि अभी नितिन गडकरी जी एक्टिव हो गए या उनकी पुरानी टोटल टीम एक्टिव हो गई, आरएसएस एक्टिव हो गया। इन लोगों को पता है कि 4 के बाद क्या होने वाला है। आपने देखा किस तरह से ये लोगों ने चीफ का 1 साल एक्सटेंड कर दिया, जबकि अभी आचार संहिता लागू है। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि हम चुनाव में हैं। ये सारी तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद जेल में कैसे नहीं जाए, चुनाव हारने के बाद झोला उठाकर कैसे आसानी से निकल जाए, इसकी तैयारी में लोग लगे हैं। 310 5 चरण में छोड़िए, 7 चरण बीतने दीजिए। ये लोग यदि 200 भी पार कर जाएंगे तो बहुत होगा। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अमित जी कह रहे हैं कि आप 200 भी पार नहीं कर पाएंगे और 5वें चरण में 310 की बात की है और इसी के साथ 400 पार का तो नारा ही दिया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अमित जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको भी नमस्कार। सुन रहा था, बहुत मुझे हंसी भी आ रही थी इस तरह से आप बोल रहे थे। देखिए, 2014 में भी आप लोगों ने कहा था कि भाजपा सरकार नहीं बना रही है। 2014 में भी भाजपा ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और हमने बनाए, 270 से ऊपर हमारी सीट आई। 2019 में भी कांग्रेस ने कहा था कि ये झोला लेकर भाग जाएंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे। 2019 में हमने कहा था 300 के पार जाएंगे और 300 के पार लगभग गए। तो भाजपा जो कहती है वो होता है। अभी अमित शाह जी ने देखिए बंगाल में भी कहा था कि 20 सीट से ऊपर आएंगी और 18 सीट आई थी हमारी, जब उससे पहले सिर्फ 2 सीट आई थी। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। 2014 से कांग्रेस हो या सपा हो या जितनी भी ये राजनीतिक पार्टी हैं, उनके मंसूबे, उनके मन असल में इच्छा यही है कि मोदी जी कैसे भी प्रधानमंत्री ना रहें, भाजपा कैसे भी सत्ता से हट जाए, ताकि जो हम पहले घोटाले और जो सब करते थे वो हमारे आगे भी जारी रहें। तो ये मायूसी आपके चेहरे पे है, किसी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता या भाजपा के किसी नेता के चेहरे पे मायूसी नहीं है। वी आर वेरी श्योर कि हम सरकार बना रहे हैं। जनता का मोदी जी और भाजपा नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, पूरा साथ दे रही है। जो विकास की धारा पिछले 10 साल में मोदी जी और भाजपा ने बहाई है, उसका परिणाम हमें मिल रहा है और उसका जन समर्थन हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। आप निश्चिंत रहें। 4 जून के बाद आपके जो अध्यक्ष तो इस समय नहीं है, राहुल गांधी जी, और जितने भी बड़े नेता हैं ये सपा के, और सब ये घूमने चले जाएंगे और आपका जो इंडी गठबंधन है ये भी आपका टूटने वाला है। एक दूसरे को वो दोषारोपण करते नजर आएंगे कि इनकी वजह से चुनाव हारे या इनकी वजह से चुनाव हारे, इन्होंने गलत बयान दिए और इन्होंने गलत बयान दिए। तो हम तो वी आर वेरी श्योर कि हमारे 400 पार जा रहा है। ये आप सोचिए कि कांग्रेस को कितने मिलेंगी, सपा को कितनी मिलेंगी, या और आपके इंडी गठबंधन में कितनी सीटें आएंगी। जी महकी, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि जिस तरीके से यूपी की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, हर जगह आप गठबंधन के साथ हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों है कि आप अकेले अलग खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। ये सवाल आपका हमसे? जी अमित जी। अमित जी, यूपी बिहार सब जगह गठबंधन साथ में चल रही है कांग्रेस,
के साथ जी, जी। में सब चीजें साथ में चल रही है, लेकिन पंजाब पे नजर डाली जाए तो सारी चीजें अलग अलग है। बिल्कुल आप बिल्कुल सोलो लड़ रहे हैं एकदम से, क्या वजह है इसके पीछे देखिए की? देखिए हमारी पार्टी क्या किसी के वहाँ पे शर्त पर दोस्ती राजनीति फीकी नहीं पड़ करती। गई है क्या? जवाब मैं देना पंजाब चाहूंगा, का- महक जी। पंजाब का इश्यू ये था ये तो कि जो भी कुछ transparent तरीके क्षेत्रीय से दल नहीं थे पाएंगे। वो अपने तरीके से शर्त रखना चाहते थे, और कांग्रेस ने कभी शर्त की राजनीति नहीं की है। नहीं, इसी कहते हैं तरह वह आपकी इस देश दोस्ती में बहुत 70 साल घनिष्ठ की है, तो राजनीति वहां नहीं की कैसे है। दोस्ती हल्की पड़ गई? जी, आप एक बात बताइए अमित जी, आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ सॉरी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़े ना, ये कोई जरूरी नहीं है। जहाँ हमारी क्यों नहीं लड़ रहे हैं, मैं बताता हूँ। कैंडिडेट वहाँ नहीं अमित जी, वही applicable मेरा है, सवाल है ना, हम वही क्यों मैं जानना लड़ेंगे? चाहती हूँ आपसे कि मतलब सब जगह एक साथ और पंजाब में ऐसा क्यों? क्या ऐसी कौन सी वजह रह गई कि पंजाब में अकेले सोलो जाने की बात नजर आई है? नहीं, वहाँ हमारा संगठन मजबूत है, और जो विपक्ष और जो कमजोर छोटे जो दल के लोग थे वो लोग चाहते थे कि हम अपने सर पे ज्यादा इसका सीटें मतलब लें। बिहार में और हमारी सब पार्टी जगह को ये नगवार कांग्रेस गुजरा, कमजोर पड़ गई क्योंकि है। हमारी संगठन वहाँ मजबूत है, तो हम क्यों किसी को सर पे चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, तो पंजाब में आप आम आदमी पार्टी को कमजोर समझते हैं? अब तो ये वक्त बताएगा ना, ये वक्त बताएगा, आम इंतजार आदमी पार्टी करिए। दिल्ली में स्ट्रांग है, पंजाब में अनुज जी कमजोर रुक है। जाइए, अमित जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, ठीक है जी? अमित जी जी। जी, बोलिए। पंजाब में हमारी संगठन मजबूत है, हम किसी भी क्षेत्रीय दल को शर्त के साथ राजनीति में एंट्री नहीं करते अपने साथ। हमारी अपनी शर्त है, और सारे जो दल है वो हमारे साथ है, हम किसी के साथ नहीं, वो हमारे साथ है। क्योंकि कैंडिडेट पीएम का कांग्रेस का है, तो हम अपने शर्त पे रहेंगे। वहां जो क्षेत्रीय दल थे उनका अपना शर्त था, ज्यादा सीटें डिमांड थी। हमारी संगठन की आपसी मीटिंग हुई, वहां के लोगों का हमारे संगठन के बीच वार्ता हुई कि नहीं, हम योग्य है, हम लोग लड़ेंगे, और हम जो जीतेंगे अकेले, हम लड़ रहे हैं अकेले। इसमें क्या अंतर है? अच्छा ठीक है जी। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? मेरे इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि पीएम कैंडिडेट कांग्रेस से होगा। अभी 2 दिन पहले तक तो मुझे ऐसी कोई जानकारी हुई नहीं थी कि पीएम कैंडिडेट कांग्रेस से ही आएगा, क्योंकि सारे ही मुझे लगता है जितने भी इन्होंने गठबंधन अपने साथ किए हैं जिस राजनीतिक पार्टी में, वो सब अपने आप को पीएम कैंडिडेट मानते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, या इधर अखिलेश यादव जी ले लीजिए, सब अपने आप में पीएम कैंडिडेट है। इनके जैसे यूपी में पहले 5-5 सीएम हुआ करते थे, अगर ये इस पद्धति पे चलेंगे तो इनके साथ 8 से 10 सीएम होंगे। और ये जनता जानती है कि 8 से 10 सीएम जिस पार्टी में होंगे उनको पार्टी तो वैसे भी नहीं टिकनी। दूसरी चीज जो अभी आप बात कह रही थी कि पंजाब में इन्होंने अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि पंजाब में आप इनसे गठबंधन करेगी नहीं, तो जानती है इनसे स्ट्रांग तो आप है वहां पर, ये तो कहीं है ही नहीं। आपने गठबंधन इनके साथ दिल्ली में इसलिए किया क्योंकि ये जानते हैं दिल्ली की सीट वो कभी निकाल नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस से मिलकर थोड़ा वोट बैंक बढ़ा लें, ये उनकी सोच थी। यूपी में सपा से गठबंधन इन्होंने किया क्योंकि उन्हें पता है यूपी में भी इनका कोई वर्चस्व नहीं है, सपा का थोड़ा बहुत है, तो हो सकता है वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन मैं बता दूं, ये लोकसभा चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं इनको जनता इतना तवज्जो देती नहीं है। जनता जानती है कि सरकार कौन बना रहा है, देश और जनता के लिए कौन अच्छा करेगा, तो जनता का पूर्ण विश्वास मोदी जी और भाजपा में है। और ये इंडी गठबंधन कर लें या किसी तरह का गठबंधन कर लें, एशिया गठबंधन कर लें, इनकी किसी भी तरह की दाल गलने वाली नहीं है। और जो थोड़े बहुत इनके जो नेता हैं जो अभी EBCDI की पकड़ से बाहर हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो असल में सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, और उनको डरने की जरूरत भी है क्योंकि 2024 में भी मोदी जी आएंगे। और जो नेता इन चीजों से बचे रह गए जिन्होंने घोटाले किए, विपक्ष कह रहा है अमित, ठीक है जी। देखिए अमित जी, जिस तरीके से अनुज जी कह रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी इस बात पर? देखिए अनूप जी, अच्छी बात है, जो उनका भाजपा से कहने के लिए कहा गया होगा वही कहेंगे। सच्चाई क्या है इनको खुद पता है, ये लोग किस तरह से डरे हुए हैं। ये यदि ईडी और CBI को बाहर कर दे इस चुनाव से, तो ये लोग 100 पार नहीं करेंगे। इनका एक ही मात्र मोटो है, डराने और धमकाने की राजनीति। ये लोग सिर्फ डराने, धमकाने, धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं। धरातल पर इनका कुछ नहीं है, बस ये है कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे, जाति धर्म कर देंगे, और उसी पर लड़ाकर ये लड़ने वाले लोग हैं।
अब बताइए कि ये 24 में कह रहे हैं कि मोदी जी जब आएंगे तो कुछ लोग बच्चे हैं जेल जाएंगे। भाई साहब अनुज जी, मैं तो पूछता हूं आपसे, 2014 में आपने कहा था कि स्विस बैंक का पूरा लिस्ट निकालेंगे और कांग्रेस परिवार के जितने काला धन स्विस बैंक में है सबको भीतर करेंगे। 14 से 24 हो गया, कितने लोगों को आपने जेल में डाल दिया। रही बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में मेल रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में इन्होंने क्या अपना मैनिफेस्टो लाया था जी? इन्होंने कहा था स्विस बैंक से पैसा लाएंगे जी। इन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 भारत बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि महंगाई दर विश्व में सबसे कम करेंगे। कहां है? त्राही त्राही जनता कर रही महंगाई से, त्राही त्राही छात्र नौजवान बेरोजगारी से कर रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सारे जगह हाहाकार है। जनता इस बात को समझ रही है। आप लोग उगालते पाले रखिए और दिवा स्वप्न देखते रखिए, समय बताएगा। 4 होने दीजिए। वैसे आप लोग महसूस कर चुके हैं, हम लोग भी बात समझ रहे हैं। आप लोगों का चुनाव में बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप लोग थके हारे लोग हैं और 4 के बाद आप लोग कहीं दिखने वाले लोग नहीं है। आप अभी से तैयारी आपकी शुरू हो गई है कि यदि गठबंधन के में पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए गडकरी जी को आगे किया जाएगा। हम लोग भी समझ रहे हैं, 4 का इंतजार किया जाए। जी अनुज जी, क्या प्रतिक्रिया है, बोलिए। जिस तरीके से अमित जी आरोप लगा रहे हैं इतने सारे आप पर। अमित जी आरोप कहाँ लगा रहे हैं? ये ऑडियो कैसेट चल रही थी, मुझे लगता है, जो सारे लोग इनके बोलते हैं और बताया जाता है कि ये वो बोलने के लिए पास है नहीं। अगर आप अमित जी कांग्रेस का कह रहे हैं भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया है, महंगाई आपकी सरकार ने बढ़ाई है, तमाम तरीके की जितनी भी चीजें है वो सब कुछ आपकी सरकार में हुआ है। क्या आपने कोई काम नहीं किया? उसी पे आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो पहले मैं इनको बता दूं, अमित जी को शायद पता ना हो, मुझे हो सकता है जानकारी हो, कि धर्म के लिए कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी बाबर की कब्र पर जाके सजदा करती थी, अगर आपको मालूम हो आप पता करिएगा। वो इसमें क्या फर्क है? कब्र पे जाके इसमें हर्ज क्या है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या दिक्कत है? कौन इसमें क्या दिक्कत है? आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अमित जी अनुज जी को अपना पक्ष कहने दीजिए, फिर आप उनकी बात का जवाब देना, ठीक है? अब आप मैं आपको वक्त दूंगी, की कब्र पर बोलिए सजदा अनुज जी। करने वालों को देश प्रेमी समझते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है? दूसरी चीज, दिमाग खराब भाजपा के किसी कार्यकर्ता का नहीं है, दिमाग खराब तो आप लोगों के। तेजस्वी यादव जी की भाषा शैली देखिए, कह रहे हैं पीएम मोदी जी के लिए कह रहे हैं उनकी 3 महबूबा जी, बेरोजगारी और क्या क्या बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये 3 महबूबा, इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग आप देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं जी। तो आपकी भाषा शैली क्या है, ये तो आप खुद देखिए। तीसरी चीज, आप कह रहे थे कि किसी तरह का विकास नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में भारत विश्व पटल पर कहां पर है, इसका आपको एहसास ही नहीं है। जीडीपी भारत की कितनी बड़ी है, इसका आपको एहसास नहीं है। आर्थिक रूप से भारत कितना सक्षम हुआ है, इसका आपको एहसास ही नहीं है। कितनी सड़कों का जाल बिछा, इसका आपको एहसास नहीं है। कितने नए एम्स खुले, इसका आपको एहसास नहीं। कितने पावर प्लांट और खुले, इसका आपको एहसास नहीं है। कितने विद्यालय खुले, इसका आपको एहसास नहीं है। आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? आप सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे। 2014 के बाद से भारत ने जो अभूतपूर्व विकास किया है, ये पिछले 50 साल में नहीं किया था, और यही कारण है जनता का मोदी जी और भाजपा पर इतना विश्वास है जी। आप 2014 से लेकर 2024 से देखिए, हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर जनता को हम पे विश्वास नहीं है तो क्यों जनता हम पे इतना विश्वास दिखाकर वोट दे रही है? ठीक है, ये गलतफहमी आप लोगों के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। हम लोगों का एक जनता और देश के हित में काम करना, और इसमें भाजपा पूर्ण रूप से सक्षम है। और यही कारण है कि आने वाले 2024 में जो 4 जून आ रही है, उसमें जनता साफ कर देगी कि उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, भाजपा करेगा या कोई और करेगा, ये आपको सामने आएगा। ठीक है, देखिए अमित जी, मेरा सवाल आपसे कि एक तरफ जहां कांग्रेस तमाम तरीके से कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी जो भाषा शैली है वो ठीक नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मोदी जी की 3 महबूबा हैं, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। तो क्या ये कहना ठीक है?
देखिए, महबूबा कहने का सेंस उनका मोहब्बत, ये समझने का बात है। उन्होंने कहा कि 3 महबूबा, यानी उनको 3 चीज से मोहब्बत करते हैं। इसको अर्थ का अनर्थ नहीं समझा जाए। अब रही भाषाई मर्यादा की, तो नरेंद्र मोदी जी का आप भाषण उठा के देखिए, वो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि रुपए की कीमत घटती है तो एक प्रधानमंत्री का साख गिरता है। वही नरेंद्र मोदी है ना। ये भाषाई मर्यादा हम लोगों को सिखा रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री का भाषाई मर्यादा ठीक नहीं है। ये सोचने की बात है। और इनकी स्थिति क्या है, ये कहते हैं हम 400 पा रहे हैं, और उत्तर भारत के, उत्तर और पूर्वी भारत के 2-2 स्टेट में एक दिन प्रचार के लिए नहीं गए, मणिपुर वो, और ये बात बताएंगे 400 पार है। ये दीवा सपने देखते हैं, हकीकत क्या है ये इन्हें पता है। ठीक है, मोदी जी ने आज जो है पंजाब में जनसभा की, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर ली है। अच्छा, ये बताइए, जो व्यक्ति पहले एमए करता है बाद में बीए करता है, उसको पीएचडी क्या पता, वो तो वही जानते होंगे ना। आपको भी पता है कि एमए का डिग्री पहले मिल गया और बीए का डिग्री बाद में उनका मिला, तो पीएचडी क्या होता है वो खुद जानते हैं, नहीं जानते तो वही बताएंगे। इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जी अनुज जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी अमित जी की इस बात पर? ने होमवर्क नहीं किया है। सबसे पहले तो ये देखें कि इस चुनाव में चल क्या रहा है, कांग्रेस कहां पर है। भाजपा तो वैसे ही पूर्ण बहुमत ले चुकी है। छठे चरण, 5वें चरण तक ही पूर्ण बहुमत हमारा हो गया था। छठा और 7वां तो हमारा प्लस होगा, सरप्लस जितना भी होगा। तो 400 का आंकड़ा दिया है भाजपा ने, और 400 के आसपास आपको पहुंचती हुई 4 जून को दिख जाएगी। तो आप ये चिंता करिए कि आपकी कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा, जो गठबंधन आपने किए हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। इस हार के बाद आप कहां पर स्टैंड करेंगे, यह आपको आकलन करना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है और आप क्या दे रहे हैं, इसका भी आकलन आपको करना पड़ेगा, और ये 4 जून आपको बता देगा। जी अमित जी, अगला सवाल मेरा यह है कि आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी जो है ध्यान के लिए जा रहे हैं, ये आपको तो पता होगा कन्याकुमारी, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि ये भी एक चुनाव के प्रचार का पार्ट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज शाम तो चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो फिर ये कैसे प्रचार का पार्ट रहा? साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं जनता के ऊपर। हम आपसे बताए ना कि ये लोग धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन मेडिटेशन में जाएंगे, मेडिटेशन दिखाएंगे तो जाके, क्या लेना देना? ये लाइव चलेगा आज तक से लेके, और हर चैनल पर दिखाएंगे कि देखिए ये कंप्लीट सनातनी है। अपने आप को ये सनातनी पेश करने के लिए लोग हथकंडे अपनाते हैं। सच्चाई यह है कि यह जो भी सनातनी लोग हैं उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और हम टीवी पर आएंगे तभी हम सनातनी नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों की यही नीति है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। क्या अमित जी खुद को सनातनी बताना या खुद को सनातनी कहना गलत है? मैं कहती हूँ मैं सनातनी हूँ, तो आई थिंक ये तो कुछ गलत नहीं है। जी अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सनातनी होना गौरव की बात है। मैं भी एक सनातन हूँ, मैं भी सनातनी, मुझे भी इस बात का गर्व है। लेकिन मैं इसको प्रोपेगेंडा करूं, मैं इसको राजनीति में कैद करने के लिए पेश करूं, ये इसका हम विरोध करते हैं। जी अनुज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो इंसान सनातनी पे अपना गर्व नहीं कर सकता, उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? सनातनी का मतलब क्या हुआ? जो आदिकाल से है और जो आदिकाल अंत तक रहेगा। तो इसमें क्या गलत है अगर हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं? और जनता, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो सनातनी कहने में फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। और यही तो बात है, इनका जो दोहरा चरित्र है ये जनता जान चुकी है। और इसीलिए ये विश्वास जो ये मोदी जी के सामने देख रहे हैं और भाजपा में देख रहे हैं, इससे इनको कष्ट है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 जून को जो भी इनकी और भी गलतफहमियां हैं वो भी दूर होने वाली हैं। ठीक है अमित जी और अनुज जी, हमारे साथ तमाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको बता दें कि इस साल हो रहे चुनाव का मतदान प्रतिशत साल 2019 की तुलना में कम रहा। इसके कारण लोग तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। 4 जून को ये तय हो जाएगा कि इस साल फिर से मोदी सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता को हासिल करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।